They tried to kill me. Yes. Several times. Yeah. But I survived. You know, in a broad daylight, there was a grenade attack. Yeah. I don't know how I survived, but our party leaders, workers, they just cover me, made a human shield. So they receive all the splinter, but I was totally saved. Then there was an open fire in my meeting. I survived. बांग्लादेश, जहां पर हो रहे बवाल के बीच सैकड़ों सवाल हैं। सवाल हैं कि आखिर कैसे 4 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, वो भी सिर्फ 45 मिनट में, वो भी उस राष्ट्र से जिसे उन्हीं के पिता ने बनाया। तो कैसे हुआ बांग्लादेश की लौह महिला यानी आयरन लेडी का पतन? चलिए आज यही कहानी सुनाएंगे, जिसकी शुरुआत होती है जनवरी 2024 से। एशिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक के लिए यह अंत अचानक और अक्षम्य था। अपने इस्तीफे की मांग को लेकर कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने 15 साल के शासन को एक खूनी सप्ताहांत में खत्म होते देखा, जिसमें कई लोग मारे गए। सोमवार को इसका समापन भीड़ द्वारा उनके आवास पर तोड़फोड़ करने, सामानों को लूटने और सेना द्वारा उन्हें देश से भागने पर मजबूर करने के साथ हुआ। उनके अचानक चले जाने से उस दौर का अंत हो गया जिसमें 76 साल की हसीना ने बांग्लादेश को आर्थिक सफलता की कहानी और सत्तावादी शासन के नुकसानों का एक उदाहरण बना दिया था। कपड़ों और अन्य वस्तुओं के बढ़ते निर्यात ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन राजनीतिक विरोधियों के बढ़ते दमन ने उनके पतन के बीज बो दिए। फिर भी आगे क्या होगा ये साफ नहीं। Then I opened up every sector in the private business. So private business I am giving all kind of incentives because I want to create job opportunity. So there's nobody in the opposition then who can promise or want to do what you're doing. Isn't that the case? Well, if you go through our history, you will see that when other party was in power, what was the situation in the country? Just to remain in power, keeping or grabbing the power, they killed our party leaders, workers. Yes. There were coup d'etat in this country almost 19 to 20 times. They killed people. They throw bomb or they set fire in the train or private car or CNG or rail. Everywhere they killed people. That is their, movement in opposition. So when people see that they are killing innocent people in the name of movement, then why they should support them? And during that time, the corruption, all through their corruption, they made lots of money. So then the terrorism, can you imagine that in this country, one day, within 1 hour, 500 places bomb blasted. Serial blasts. Yeah. So that way all the misrule and misdeed and terrorist activities and corruption, nepotism, so people rejected them. Right. That is the main. But बांग्लादेश की सेना जो तख्ता पलट के लिए जानी जाती है, अब अंतरिम सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें हसीना की आवामी लीग को शामिल नहीं किया जा रहा, जिसने जनवरी में बहिष्कार किए गए मतदान में लगभग 80% संसदीय सीटें जीती थीं, जबकि राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराने की कसम खाई। ये साफ नहीं है कि उनके सहयोगी इसमें भाग ले पाएंगे या सत्ता में वापस आ पाएंगे। बांग्लादेश वित्तीय संकट से बचने के लिए विदेशी सहायता पर भी निर्भर है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $4.7 बिलियन का ऋण प्राप्त करने के बावजूद फिच रेटिंग्स और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने हाल ही में गिरते भंडार के कारण बांग्लादेश के क्रेडिट स्कोर को और भी कम कर दिया।
जुलाई में हसीना की सरकार ने खुलासा किया कि वो $5 बिलियन के युआन मूल्य वाले ऋण के लिए चीन के साथ बातचीत कर रही। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बांग्लादेश के पास इस साल अपने बाहरी घाटे और ऋण चुकौती के लिए पर्याप्त डॉलर भंडार होना चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2025 में 6.2% आर्थिक विस्तार के लिए आम सहमति का पूर्वानुमान अब अप्राप्य लगता है, क्योंकि राजनीतिक अनिश्चितता निवेश को हतोत्साहित करेगी और विकास को प्रभावित करेगी। पिछले कुछ सप्ताह में हसीना की सरकार के प्रति लोगों की निराशा चरम पर पहुंची, जब पिछले महीने प्रदर्शनकारियों ने सरकारी नौकरियों में विशेष समूहों के लिए आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उलगुलान कर दिया। एक ऐसा कानून जिसे कई लोगों ने हसीना के सहयोगियों के पक्ष में माना, तो उनकी सरकार ने उन पर बलपूर्वक हमला किया। छात्रों द्वारा नेतृत्व किए गए ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए, किसी को पता भी नहीं चला। प्रदर्शनकारियों ने जल्द ही अपनी मांगों की सूची को एक ही बिंदु तक सीमित कर दिया, कह दिया हसीना को जाना चाहिए। वो राजधानी ढाका की सड़कों पर उमड़ पड़े, सरकारी कार्यालयों में आग लगाई, सुरक्षा बलों के साथ भिड़े, जबकि मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा हो गई। बांग्लादेश के इतिहास में हिंसा की सबसे खराब घटनाओं में से ये एक थी। सेना की निष्ठा भी जल्दी ही बदलने लगी। कुछ सैन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सोमवार को हसीना को हेलीकॉप्टर से ढाका भागना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके आलीशान सरकारी आवास गण भवन पर हमला कर दिया। फर्नीचर, सब्जियां, कम से कम एक लुटेरे के लिए एक जिंदा मुर्गी लूटकर चले जाना भी बहुत बड़ी बात थी। दूसरी तरफ हथौड़े लिए प्रदर्शनकारियों ने देश के पहले राष्ट्रपति, उनके पिता की एक विशाल प्रतिमा पर चढ़ाई कर। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज्जमान ने सोमवार को टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में कहा, हर मौत के लिए न्याय मिलेगा, सेना पर भरोसा बनाए रखें। अस्थिरता के समय बांग्लादेश की राजनीति में सेना का हस्तक्षेप करने का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि अब तो सेना में भी फेरबदल हो गया। अपने इतिहास में बांग्लादेश में 3 बड़े सैन्य तख्तापलट और करीब 2 दर्जन छोटे विद्रोह हुए हैं, जिनमें से एक हाल ही में 2012 में कुछ पूर्व और सेवारत अधिकारियों द्वारा किया गया विद्रोह भी था, जिसे सेना ने दबा दिया। कई लोगों के लिए हसीना को सत्ता से बेदखल करना बहुत पहले से तय था। उनके आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कई सालों तक निर्दयी तरीके से अपने सत्ता को मजबूत किया और कुछ मुस्लिम लोकतंत्रों में से एक को तानाशाही की ओर धकेला। हसीना की सरकार ने आलोचना को दबाने के लिए अक्सर इंटरनेट बंद करने या फोन सेवाएं बंद करने का सहारा लिया और प्रदर्शनकारियों को अक्सर गोलियों का सामना करना पड़ा। हसीना ने तर्क दिया था कि तख्तापलट और राजनीतिक रक्तपात से त्रस्त राष्ट्र में ये उपाय आवश्यक थे। त्रासदी ने उनके जीवन को कम उम्र में ही छू लिया था। 1975 में जब वो यूरोप की यात्रा पर थी, सैनिकों ने ढाका में उनके घर में एक टैंक घुसा दिया, जिसमें उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान सहित उनके परिवार के अधिकांश लोग मारे गए। Live like this, and this crime not only killed my father, also they changed the ideology of our liberation war. Everything just one night, everything just changed. And those killers, they are haunting us, that they are trying to find out where we are. So when we live in Pandara Road, even we couldn't, our name was changed. हसीना ने अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए, हालांकि उन्हें अपने इस फैसले पर और खास तौर से हालांकि उन्हें अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए वॉशिंगटन से आलोचना भी झेलनी पड़ी। अब बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को तत्काल देश छोड़कर भागना पड़ा, उसमें भी अमेरिका का खतरनाक प्लान बताया जा रहा है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपने एक बयान से पूरी देश दुनिया को चौंका दिया था। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का कहना था, अमेरिका हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में सैन्य अड्डे के लिए बेचैन अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार से नया देश बनाने की साजिश रच रहा है। इसी साल 2024 के मई महीने में बांग्लादेश के तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने कहा था, अगर मैंने एक खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव एक व्हाइट मैन की ओर से आया था, लेकिन उन्होंने किसी देश का नाम नहीं बताया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लगता है कि ये केवल एक देश के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि वो और कहां जाने का इरादा रखते हैं।
अब बड़ा सवाल है, आखिर अमेरिका बांग्लादेश को क्यों तोड़ना चाहता है, एयरबेस क्यों बनाना चाहता है? तो अमेरिका की मंशा एकदम साफ है। एशिया में दादागिरी जमाने के लिए अमेरिका को एक जगह चाहिए और जिससे वो चीन, हिंद महासागर और भारत समेत कई देशों में दखल दे पाए। दुनिया के लगभग 80 देशों में अमेरिका के 175 से ज्यादा बेस बने हुए हैं या अमेरिकी फोर्स मौजूद हैं। दुनिया भर में अमेरिका के 2 लाख सैनिकों की मौजूदगी है। अमेरिका दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए एक विशेष क्षेत्र में अपना बेस बनाकर छोड़ देता है, लेकिन म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश हो या भारत, अमेरिकी बेस की मौजूदगी यहां पर नहीं है। इस पूरे इलाके को सेंसिटिव माना जाता है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना का कहना था कि पूर्वी तिमोर की तरह वो बांग्लादेश, चटगांव और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी में एक बेस बनाएंगे। हसीना ने कहा, कई लोगों की नजर इस जगह पर है। हालांकि शेख हसीना ने किसी भी दबाव के आगे न झुकने की कसम खाई थी। शेख हसीना ने कहा था, अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश एक ईसाई बहुल मुल्क बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसे बनाने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ हिस्सा भारत का भी शामिल करके इसे बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए ईस्ट तिमोर का मॉडल कॉपी किया जाएगा। बांग्लादेश के पीएम का यह भी कहना था कि अमेरिका कुकी चीन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका की नजर कई सालों से बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक छोटे से द्वीप सेंट मार्टिन पर है, जो बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी भाग का हिस्सा है। केवल 3 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह द्वीप कॉकस बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है। अमेरिका लंबे समय से सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मांग कर रहा है। शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश एक ईसाई बहुल मुल्क बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसे बनाने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ हिस्सा भारत का भी शामिल करके इसे बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए उन्होंने ईस्ट तिमोर के मॉडल का जिक्र किया। फिलहाल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के बाद अब इस बात की खूब चर्चा होने लग गई है कि अब क्या करेंगी शेख हसीना। हालांकि शेख हसीना अभी इस वक्त भारत में है, आगे क्या कुछ होना है वो भी देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से बांग्लादेश की आयरन लेडी का पतन हुआ, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री से एक शरणार्थी बन गई, ये कहानी वाकई चौंकाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।